बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज चैप्टर नंबर 17 का लास्ट आर्टिकल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका नाम है हिस्टैरिसीस और हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं समटाइम इसको। अब ये हिस्टैरिसीस या हिस्टैरिसीस लूप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आर्टिकल मैंने पहले ही लिख लिया है, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा तवज्जो दें कॉन्सेप्ट पर बजाय लिखने के, और जो चीज फिर हम लोगों ने साथ रीड करनी हुई उसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा। अभी फिलहाल स्टूडेंट्स, आप लोग याद करें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ चीजें बहुत स्ट्रांगली मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इन्हें हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम दिया था। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स? एक इमेजिन करें कोई रैंडम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मैंने बताया था एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर छोटी छोटी डोमेन्स होती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूं। इस डोमेन में क्या खास बात है, जब मैं इस डोमेन को बहुत जूम करके देखता हूं तो मुझे इसके अंदर बहुत से एटम्स नजर आएंगे। इस हर एटम का एक पर्टिकुलर नॉर्थ और एक पर्टिकुलर साउथ होता है, यानी हर एटम एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होता है, यानी कि एटम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। लेकिन मजे की बात यह है कि हर एटम अपनी जगह पैरामैग्नेटिक तो है, हर एक का नॉर्थ भी है साउथ भी है, लेकिन सबके नॉर्थ एक ही डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से ये पूरा जो हिस्सा है यानी कि हमारी डोमेन वो इसी डायरेक्शन में बड़ी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाती है, क्योंकि सारे एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। तो मैं यहां पर इंडिविजुअल एरोज की बजाय एक ही एरो बना सकता हूं इस डोमेन में, जो कि बता रहा है कि ये डोमेन इस डायरेक्शन में इसका नॉर्थ है और ये बड़ी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है, यानी इसमें अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड है। यही कहानी दूसरी डोमेन की भी होगी। जब मैं दूसरी डोमेन में देखता हूं तो वहां भी बहुत से एटम्स होंगे और वहां पर भी हर एटम पैरामैग्नेटिक है, तो उसका एक पर्टिकुलर नॉर्थ और एक पर्टिकुलर साउथ बन रहा होगा, वो एक वीक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। और फिर मजे की बात यह होगी कि सारे एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि इस पूरी डोमेन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से हर डोमेन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में मैंने शो कर दिया। अगर मैं सिर्फ एक डोमेन को देखूं तो डोमेन बहुत मैग्नेटाइज है, लेकिन अगर मैं इस पूरे मटेरियल को देखूं तो ये पूरा मटेरियल बहुत वीकली मैग्नेटाइज है। आप सोच रहे होंगे कि सर, अगर हर डोमेन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है तो ओवरऑल मटेरियल को भी तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होना चाहिए, तो मटेरियल क्यों वीकली मैग्नेटाइज है? उसकी वजह यह है कि अगर आप इस डोमेन का नॉर्थ देखें तो वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप इस डोमेन का नॉर्थ देखें तो वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस मटेरियल के अंदर एक डोमेन का नॉर्थ दूसरे डोमेन के नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी ये एक दूसरे को काइंड ऑफ कैंसिल कर रहे हैं। इसी तरह से आपको दो और डोमेन्स ऐसी मिल सकती हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, दो और डोमेन्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं, यानी कि हर डोमेन तो बड़ी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे, जिसकी वजह से आपका जो पूरा मटेरियल है, जो क्रिस्टल है, वो इतना अच्छा मैग्नेटाइज नहीं है। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि फिर मैं क्या करूं तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स बताया था कि अगर मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं रखूंगा, बाहर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि सारी डोमेन्स अपने नॉर्थ का रुख बाहर वाले मैग्नेट के साउथ की तरफ कर लेंगी। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो सारी डोमेन्स जो हैं वो अभी भी फुली मैग्नेटाइज है, लेकिन अब सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है। अब हमारा जो मटेरियल है वो भी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो आप कैसे कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज? इसका तरीका यह है कि आप उस मटेरियल के एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मटेरियल्स की जो सारी डोमेन्स है वो अपने आप को अरेंज कर लेंगी और हमारे पास पूरे मटेरियल का नॉर्थ एक तरफ और साउथ एक तरफ बनेगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये है मैग्नेटाइजेशन का तरीका। लेकिन फिर मैंने आपको एक और बात भी बताई, मैग्नेटाइजेशन करने का सिर्फ ये तरीका नहीं है, बल्कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं इस स्पेसिमेन को, इस मटेरियल को एक बैटरी से अटैच कर दूं, तो बैटरी से जब अटैच होगा तो एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। आप जानते हैं करंट के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी आप यूं समझे जैसे आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो जब करंट इसमें से गुजरता जाएगा तो आप देखेंगे जो डोमेन्स हैं वो फिर से अपने आप को उसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगे और एक दूसरे के साथ तरतीब में आ जाएंगे, और हम कहेंगे फिर से स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया हमारा मटेरियल, यानी कि दूसरे अल्फाज में मैग्नेटाइजेशन होगी। तो आप लोगों ने देखा
कि मैग्नेटाइजेशन करना यानी चीज को स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करना कितने तरीकों से हो सकता है। यहाँ दो तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए, एक ये कि आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, और एक तरीका ये हो सकता है कि आप उस स्पेसिमेन में से करंट पास करें। जब भी किसी चीज में से करंट पास करता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है। जब भी किसी चीज में से करंट पास करता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है। ये वो लाइन है जिसके लिए मैंने सारी अभी आपके सामने हिस्ट्री रिपीट की, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का आर्टिकल है कि जब किसी चीज में से करंट पास करे, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसमें से करंट पास करे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, ये हमने आज स्टडी करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जरा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैं आपके सामने ले लेता हूं और उसके साथ एक बैटरी अटैच कर देता हूं, और मैं यहां पर आपके सामने जो बैटरी अटैच कर रहा हूं वो एक वेरिएबल बैटरी है, यानी कि मैं उससे निकलने वाला जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकता हूं पोटेंशियल चेंज करके। तो स्टूडेंट, ये बैटरी मैंने आपके सामने इस तरह से बना दी है, इसको जरा जहन में रखें। अब स्टूडेंट जरा इमेजिन करें कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि 0 वोल्ट है, यानी कि किसी किस्म का कोई पोटेंशियल नहीं है। जब किसी किस्म का कोई पोटेंशियल नहीं होगा यानी कि करंट अभी पास नहीं कर रहा, तो हमारे पास स्पेसिमेन में आपको नजर आ रहा होगा कि सारी डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है। किसी का मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में, किसी का किसी डायरेक्शन में, यानी कि आप कह सकते हैं ये इस वक्त डीमैग्नेटाइज है। अब स्टूडेंट्स, करंट नहीं पास कर रहा तो अभी वो डीमैग्नेटाइज है। मुझे कैसे पता चलेगा कि करंट नहीं पास कर रहा? मैं इसको देखने के लिए यहां पर एक एम मीटर लगा देता हूं। एम मीटर जो है वो आपको बताएगा कि कितना करंट पास कर रहा है, जैसे कि अभी वो बता रहा है कि 0 एम्पियर्स पास कर रहे, कोई करंट नहीं पास कर रहा। इसी तरह से ये जो हमारा मटेरियल है यानी कितना मैग्नेटाइज हो गया ये, इसकी वैल्यू बताने के लिए हम एक क्वांटिटी का सहारा लेते हैं और वो है बी। बी को कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। आसान अल्फाज में आपने ये याद रखना है कि बी क्या बताता है। बी ये बताता है कि मटेरियल कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस वक्त तो वो मैग्नेटाइज है ही नहीं, क्योंकि सारी डोमेन जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। तो हर डोमेन किसी और डोमेन के नॉर्थ को कैंसिल कर रही होगी इस वक्त, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बिल्कुल भी मैग्नेटाइज नहीं है। तो मैं कहूंगा बी की वैल्यू अभी 0 है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आपने देखा जब करंट 0 है तो बी 0 है। आइए इसका एक ग्राफ ही क्यों ना बना लें। तो मैं यहां पर जब ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें एक्स एक्सिस में करंट होगा और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों के पास सिचुएशन ये है कि करंट भी 0 है और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। तो करंट 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया, क्योंकि यहां पर आई भी 0 है और बी भी 0 है। अब स्टूडेंट्स, आइए जरा थोड़ा सा बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं। जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। अब करंट गुजरना शुरू हो गया। आपने देखा कि वो जो हमारा मटेरियल है उसमें से कुछ डोमेन्स जो हैं उन्होंने अपने आप को एक ही डायरेक्शन में तरतीब से जोड़ लिया है। यानी अब हमारे पास जो ये मटेरियल है ये कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज हो गया है। तो अब स्टूडेंट्स, इसकी बी की वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ गई होगी। अब आप देख रहे हैं कि करंट भी आ रहा है एम मीटर पर और बी की वैल्यू भी आ रही है एम मीटर पर। तो मैंने ये जो करंट की फर्जी वैल्यूज हैं, ये सिर्फ ये करंट की जो वैल्यू 1 एम्पियर है, इसको मैं ग्राफ के ऊपर 1 एम्पियर देखता हूं यहां पर, और फिर आप देख रहे हैं कि 1 एम्पियर करंट पास करने पर बी की वैल्यू इतनी हुई है। तो हमारे पास, हम बी की वैल्यू यहां पर आपके सामने प्लॉट कर देते, मेरे पास ये वाला पॉइंट आया। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं फिर करंट को मजीद 1 एम्पियर ज्यादा करता हूं। उसके लिए मुझे बैटरी की वोल्टेज ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने बैटरी की वोल्टेज ज्यादा की, करंट हो गया 2 एम्पियर। अब ज्यादा करंट पास कर रहा है। जरा स्पेसिमेन को गौर से देखें, उसमें डोमेन्स ने ज्यादा अपने आप को ओरिएंट कर लिया एक ही डायरेक्शन में। अब ज्यादा डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में तरतीब से जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब अब हमारे पास मैग्नेटाइज ज्यादा हो गया सब्सटेंस, तो बी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, मैंने करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर कर दिया, तो मैंने देखा बी की वैल्यू इस पॉइंट पर इतनी थी। आपने एक बात नोट की, और वो बात यह है कि दोनों दफा मैंने करंट 1-1 एम्पियर बढ़ाया, लेकिन पहला एम्पियर जो है उसने मटेरियल को इतना ज्यादा मैग्नेटाइज किया, लेकिन जो दूसरा एम्पियर है, करंट मैंने 1 एम्पियर ही बढ़ाया, उसने मटेरियल को सिर्फ इतना मैग्नेटाइज किया। इसका मतलब मटेरियल जब एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए तो उसका मजीद मैग्नेटाइज होना मुश्किल हो जाता है। डेली लाइफ में भी ऐसा होता है। अगर आप बिल्कुल प्यासे हैं, आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया हुआ, तो उस वक्त जब आप पहला ग्लास पीते हैं तो पहला ग्लास जो है वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है।
लेकिन जब आप दूसरा ग्लास लेते हैं तो क्या दूसरा ग्लास आपको उतनी सेटिस्फेक्शन देता है? नहीं, उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती है। इसी तरह जब तीसरा ग्लास लेंगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन और कम होगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि हमारे पास पहले 1 एम्पेयर ने तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल डीमैग्नेटाइज थी ना चीज, उसमें बिल्कुल मैग्नेटिज्म था नहीं। लेकिन अगले 1 एम्पेयर ने उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, लेकिन किया फिर भी। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, मैं करंट को मजीद बढ़ाता हूं। मैंने करंट को 3 एम्पेयर तक ले गया, तो मैंने देखा ज्यादा डोमेन्स ने एक ही डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लिया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो 3 एम्पेयर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है। तो मैंने जब ये पॉइंट्स जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। और फिर स्टूडेंट, आपने देखा कि यहाँ पर मजीद 1 एम्पेयर ने और कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, देखा ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ तो रहा है, लेकिन जिस रेशियो पर बढ़ रहा है वो जो इंक्रीमेंट है वो कम होता जा रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब मैंने 4 एम्पेयर किया तो मैंने देखा कि 4 एम्पेयर करने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू भी जब मैंने यहाँ पर की, तो क्योंकि 4 एम्पेयर पर मैग्नेटिक फील्ड और थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं, और मैंने आपके सामने ये वाला ग्राफ प्लॉट किया, तो आप लोग देख रहे हैं एक कर्व आ रही है। ये कर्व क्या बता रही है कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ तो रहा है, लेकिन उस रेट पर नहीं बढ़ रहा। शुरू में बड़ी तेजी से बढ़ा, क्योंकि उस वक्त मटेरियल खाली था ना मैग्नेटिज्म के लिहाज से, तो शुरू में बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैग्नेटिज्म मजीद आने की जो ताकत है वो कम होती गई। लेकिन आप लोगों ने देखा, जब मैंने 4 एम्पेयर पर लिया है, तो उस वक्त हमारा जो मटेरियल है वो फुल मैग्नेटाइज हो गया, उसकी सारी डोमेन्स जो है वो अरेंज हो गई हैं। स्टूडेंट्स, जब ऐसा हो कि सारी डोमेन्स अरेंज हो जाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। तो सैचुरेशन क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन पहले ये जो ग्राफ मैंने अभी तक जितना आपके सामने ड्रॉ किया वो बता देता हूं। तो क्या मैंने देखा, जैसे जैसे करंट बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, लेकिन पहले हमने सोचा कि शायद ऐसे बढ़ेगा, लेकिन हमने देखा कि नहीं, ऐसे नहीं बढ़ रहा, बल्कि हमारे पास वो ऐसे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ तो रहा है, लेकिन उसमें जो इंक्रीमेंट आ रहा है, जो इजाफा आ रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर मटेरियल में इस वक्त ये करंट पास कर रहा है, अगर आप इधर देखें, ठीक है, ये वाला करंट, और इस करंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो चुका है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिस पर सारी डोमेन्स एक ही तरतीब से जुड़ गई है, यानी ये मैग्नेटिकली सैचुरेशन वाला पॉइंट है। आपकी बुक ने इसको पॉइंट आर से रिप्रेजेंट किया थी, तो हमारे पास हम भी इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट ओ है। नाउ स्टूडेंट्स, सैचुरेशन को एक दफा पढ़ लेते हैं। सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन क्या होती है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी स्टूडेंट्स, ये बी का वो नाम है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो असल में बी का नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है, लेकिन आप बस आसान बात करेंगे यहाँ पर, और वो ये है कि बी का मतलब क्या है? फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उस चीज की, जो भी स्पेसिमेन मैंने लिया, इंक्रीजेस, बढ़ेगी, फ्रॉम 0 एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू। पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 था, तो जब मैंने करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते 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 यहां पर आ गई। इस वक्त आपका जो मटेरियल है वो फुल मैग्नेटाइज है एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया बी। At this stage, the material is said to be magnetically saturated. अब हम कहेंगे कि आपका जो मटेरियल है वो फुल सैचुरेट हो गया मैग्नेटिकली, यानी इसमें फुल मैग्नेटिज्म भर गया, क्योंकि उसकी सारी डोमेन्स अरेंज हो गई हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगली कहानी। जरा दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट देखें। आपने देखा इस वक्त 4 एम्पेयर करंट पास कर रहा था, और 4 एम्पेयर करंट की वजह से आपका जो स्पेसिमन है उसकी सारी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अपने आप को जोड़े हुए हैं, तरतीब से रखे हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड है, जैसे कि मैंने बताया। ये सैचुरेशन के पॉइंट को मैं यहाँ टिक कर देता हूँ कि हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है। अगर मैं आपसे अब ये कहूं कि क्या मैं इसको डीमैग्नेटाइज कर सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। बिल्कुल रियल लाइफ में भी हम अपने प्रोसेसेस को रिवर्स करते हैं। आपने एक स्प्रिंग को फोर्स लगाकर खींचकर उसकी लंबाई में इतना इजाफा कर दिया। मैं पूछता हूं, क्या ये लंबाई का जो इजाफा मैंने किया है, ये जो चेंज लेकर आया हूं, क्या रिवर्स कर सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये जो फोर्स मैं इस वक्त लगा रहा हूं, जिस तरह से मैंने बढ़ाई थी उसी तरह से कम करना शुरू कर दूं, तो जैसे ही फोर्स कम होते होते 0 होगी, तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ वाला स्प्रिंग आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं फोर्स को जिस तरह से बढ़ा रहा हूं,
तो लेंथ बढ़ रही है, अगर मैं फोर्स को उसी तरह से कम करूं तो लेंथ उसी तरह से कम होते तो ओरिजिनल हो जाएगी। तो यहां पर आप लोगों ने देखा क्या हुआ, यहां पर अगर मैं क्विक रिव्यू दूं तो हमारे पास शुरू में हमारा जो स्पेसिमेन था वो बिल्कुल डीमैग्नेटाइज था, उसमें सारी डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड थी। तो जब मैंने उसमें से करंट बढ़ाया तो करंट जैसे जैसे बढ़ता रहा, हमारी जो डोमेन्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट करती रही, एक ही डायरेक्शन में जोड़ती रही, और हमारे पास इस करंट पर ये फुली मैग्नेटाइज हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या इसको मैं अब रिवर्स कर सकता हूं, क्या मैं डीमैग्नेटाइज कर सकता हूं? अब आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब मैं डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आपने कहना है कि भाई अगर आपने मैग्नेटाइज करने के लिए करंट बढ़ाया तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करेंगे, वो जो बढ़ा हुआ करंट है उसको कम करना शुरू कर दें, यानी करंट को कम करने दें। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं करंट कम करना शुरू करूंगा तो जैसे जैसे करंट कम होगा तो हमारे पास वो जो डोमेन्स हैं वो डिसओरिएंट होना शुरू हो जाएंगी, रैंडम होना शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और हमारी जो डोमेन्स हैं वो फुल डिसओरिएंट हो जाएंगी। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि रिवर्स में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन स्टूडेंट मजे की बात यह है कि हमने क्या देखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने ये देखा कि जब करंट 4 एम्पियर था और चीज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड थी तो हम लोगों ने जैसे ही करंट कम करना शुरू किया, हम करंट कम करते करते करंट जीरो पर आ गया, लेकिन जब हमने स्पेसिमेन को देखा तो स्पेसिमेन में अभी भी डोमेन्स कुछ एक ही डायरेक्शन में जुड़ी हुई हैं, जिसका मतलब ये बता रहा है कि अभी बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई, यानी करंट जीरो हो गया और बी की वैल्यू अभी भी जीरो नहीं हुई, कुछ ना कुछ बी की वैल्यू मौजूद है। ये एक अजीब बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये इतनी भी अजीब बात नहीं लगेगी। ये भी डेली लाइफ में होता है, जब आप एक स्प्रिंग को फोर्स लगाकर यहां तक खींच कर ले आते हैं तो आप लोग जानते हैं स्प्रिंग में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, स्प्रिंग परमानेंटली अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। अब जब फोर्स लगाकर आप यहां पर ले आए, मैं कहता हूं ये प्रोसेस रिवर्स करो। आप कहेंगे सर फोर्स डिक्रीज करना शुरू कर दें, लेकिन जब आप फोर्स डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि फोर्स एक टाइम पर जीरो हो जाती है, लेकिन जो आपका स्प्रिंग है वो अभी भी एग्जैक्ट ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, बल्कि अभी भी उसकी लेंथ कुछ ज्यादा है। तो समटाइम्स चीजें जो है जब उनको डिफॉर्म किया जाए तो वो अपनी डिफॉर्मेशन को बरकरार रखती हैं। कुछ इसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर भी हुआ है। तो आप लोगों का जो स्पेसिमेन था, जो भी मटेरियल था, स्टार्ट में जब हमने उसको करंट देना शुरू किया तो डोमेन्स ने अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन जब करंट मैक्सिमम हुआ उसके बाद हमने सोचा जब हम करंट को कम करेंगे तो जैसे करंट जीरो पर आएगा तो दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगा, सारी डोमेन्स रैंडम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने जब करंट को कम किया तो कम करते करते करंट जीरो पर आ गया, लेकिन करंट जीरो के आने पर बावजूद हमारे पास अभी भी डोमेन्स जो है वो ओरिएंटेड है, यानी बी की वैल्यू जीरो नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। और स्टूडेंट्स इसको ग्राफ के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे, आप खुद ही सोचें कि हमारे पास शुरू में बी जीरो था और करंट भी जीरो था, फिर मैंने जैसे जैसे करंट बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता गया और एक पॉइंट ये सैचुरेशन का पॉइंट आ गया जहां फुल मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। लेकिन अब आपने देखा डीमैग्नेटाइज उस रेट पर नहीं हुआ, तो जब मैं करंट को कम करूंगा तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। और देखिए करंट जीरो पर आ गया, लेकिन ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट बता रहे हैं कि इतना मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मटेरियल में मौजूद है करंट जीरो होने के बावजूद। यानी जब करंट जीरो पर आ जाए तब भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहता है, डोमेन्स अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइंड रखती हैं। बिल्कुल वैसे ही स्प्रिंग वाली बात जो मैंने आप लोगों को बताया कि स्प्रिंग को एक दफा डिफॉर्म कर दो तो वो फिर कुछ डिफॉर्म्ड रहता है, ठीक है जी। नाउ स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ का पोर्शन मैंने आप लोगों के सामने बनाया ये कुछ ऐसे, तो आपने देखा कि ये वो वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जिसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट के जीरो होने पर भी इतना मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मौजूद है, अभी भी मटेरियल इतना मैग्नेटाइज है। स्टूडेंट्स करंट जीरो होने के बावजूद जितना मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर मौजूद रहता है उसे हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी रिमेनेंस या रिटेंटिविटी कहलाती है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। When the current is reduced to zero, जब करंट जीरो पर आ जाए, the material is still remains strongly magnetized. मटेरियल हालांकि करंट जीरो आ गया फिर भी मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज है,
रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट आर ऑन द कर्व। अच्छा, वो जो सैचुरेशन वाला मैंने पॉइंट आर बोला था, बुक ने उसको कोई और नाम दिया, तो हम आर पॉइंट जो है वो रिटेंटिविटी या रिमेनेंस के लिए यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब आप सोचोगे ऐसा क्या होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि इट इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स टू स्टे पार्टली इन लाइन वंस दे हैव बीन अलाइंड। तो डोमेन्स जब एक दफा अलाइंड हो जाए, तरतीब में आ जाए, तो फिर वो आसानी से उतनी उस तरतीब को लूज नहीं करती। तो डोमेन की इस प्रॉपर्टी की वजह से आप कह सकते हैं डोमेन का अनर्शा है, ठीक है ना। तो डोमेन की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब वो एक दफा अलाइन हो जाए तो उसके बाद वो अलाइन रहना चाहती है, इस वजह से करंट जीरो पर आने के बावजूद डोमेन्स अलाइंड रहें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिमेनेंस या रिटेंटिविटी। स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जरा देखिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम हिस्टैरिसीस को डिफाइन करेंगे। देखिए, हिस्टैरिसीस को डिफाइन करने के कई तरीके हैं। एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो फिनोमिना अभी तक आप लोगों ने देखा, क्या फिनोमिना, कि जिस रेट पर जब करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो जब करंट कम हुआ उस रेट पर मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं हुआ। या दूसरे अल्फाज में, मैग्नेटाइज होने का जो रेट है और डीमैग्नेटाइज होने का जो रेट है वो सेम नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास करंट कम होते होते जीरो पर पहुंच गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कम होते होते जीरो पर नहीं पहुंची बल्कि यहां पहुंची है। इसका मतलब हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस रेस में पीछे रह गई है। यानी कि करंट कम होते होते जीरो पर पहुंच गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कम होते होते जीरो पर नहीं पहुंची, तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे रह गई। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट। जो मैग्नेटिज्म है वो करंट से पीछे रह गया, लैग कर रहा है। इस प्रोसेस को, ये जो फिनोमिना है कि चीज एक दफा जब मैग्नेटाइज हो जाए तो फिर वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होती, चाहे आप करंट जीरो कर भी दें वो फिर भी मैग्नेटाइज रहेगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। तो ये हिस्टैरिसीस को डिफाइन करने का आसान तरीका था कि मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग करंट, कि जब हम करंट जीरो कर दें फिर भी बॉडी मैग्नेटाइज रहे। ये जो प्रॉपर्टी है अपने आप को मैग्नेटाइज रखने की, इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस को डिफाइन करने का एक और थोड़ा सा मुश्किल तरीका भी है, और वो क्या है? स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जरा देखिए। जब मैं करंट जीरो से बढ़ाते बढ़ाते 2 एम्पीयर पर आया तो उस वक्त मैग्नेटिज्म इतना था, ये बी की वैल्यू नोट कर लें, ठीक है जी। और फिर जब करंट मैक्सिमम हो गया और उसके बाद मैंने करंट को कम करना शुरू किया, तो जब कम करते करते मैं 2 एम्पीयर पर आऊंगा तो उस वक्त बी की वैल्यू इतनी है। यानी कि एक ही करंट है, 2 एम्पीयर ही है, लेकिन 2 एम्पीयर पर आप देख रहे हैं कि जब करंट बढ़ रहा था तो वो वैल्यू हमारे पास कम थी, लेकिन जब करंट कम हो रहा था तब बी की वैल्यू उसी करंट पर ज्यादा है। यह भी हिस्टैरिसीस को डिफाइन करने का एक तरीका है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कम भी होगा और ज्यादा भी होगा। जब करंट बढ़ रहा होगा तब कम होगा, और जब करंट कम हो रहा होगा तब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो यूं हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी यानी बी, वैल्यू ऑफ बी फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट, किसी भी करंट पर बी की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ज्यादा होगी किसी भी, ये देखें फॉर एग्जांपल ये करंट के, इस करंट पर, या ये करंट है, इस करंट पर बी की दो वैल्यूज हैं, एक ये, ठीक है, ये वाली वैल्यू जब करंट बढ़ रहा था, और जब करंट कम होते होते इसी करंट पर आएगा वैल्यू पर, तो फिर बी ये होगी और ये ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इज ऑलवेज ग्रेटर कब? व्हेन द करंट इज डिक्रीजिंग देन व्हेन इट इज इंक्रीजिंग। जब करंट कम हो रहा था, करंट कम हो रहा था तो बी की जो वैल्यू थी ये ज्यादा थी एज कंपेयर टू जब करंट ज्यादा हो रहा था उसी करंट पर बी की वैल्यू के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, ये बड़ा मुश्किल तरीका है, इसको आपको थोड़ा सा बार बार देखना पड़ेगा ताकि आप लोग इसको एक्सेल कर सकें। अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये जो हिस्टैरिसीस को तो मैंने डिफाइन कर दिया, तो मैं यहां पर एक टिक लगा देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, हिस्टैरिसीस का आप लोगों को पता चल गया। अब अगली बात ये है कि करंट जीरो हो गया लेकिन चीज अभी भी मैग्नेटाइज है, तो फिर मैं चीज को डीमैग्नेटाइज कैसे करूं? आइए स्प्रिंग वाली एग्जांपल को भी यहां दोबारा देखते हैं। हमारे पास स्टार्ट में स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट में था, मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाकर उसको स्ट्रेच कर दिया। अब मैं चाहता हूं स्प्रिंग दोबारा से इक्विलिब्रियम में चला जाए। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं फोर्स को जैसे बढ़ाया था वैसे ही कम करना शुरू कर दूंगा, लेकिन जब कम करते करते मैं फोर्स को जीरो कर दिया
तो भी मैंने देखा कि अभी भी स्प्रिंग इक्विलिब्रियम से अपनी जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उससे ज्यादा स्ट्रेच है, क्योंकि स्प्रिंग एक दफा स्ट्रेच हो जाए तो वो डीफॉर्म हो जाता है, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। अब मैं चाहता हूं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाकर उसको इक्विलिब्रियम तक लेकर आना पड़ेगा। इमेजिन करें, पहले मैं फोर्स लगा रहा था इधर, पहले मैं फोर्स कम करना शुरू कर दी, फोर्स कम करके जीरो पर भी आ गया, तब भी काम नहीं चला। अब मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाकर हमारे पास वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो दोबारा से ले लेगा। यही काम हम यहां पर भी करेंगे। दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने करंट जीरो पर था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो पर था, जैसे ही हम लोगों ने करंट बढ़ाना शुरू किया, डोमेन्स ने अपने आप को अलाइन करना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो गया, और करते करते करंट मैक्सिमम हो गया और वो चीज फुली मैग्नेटाइज होगी, और आप देख सकते हैं उसकी डोमेन्स अलाइंड है बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कि अब मैं डीमैग्नेटाइज करता हूं, मैंने करंट को कम करना शुरू किया, तो वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो गया, लेकिन उस रेट पर नहीं हुआ, और फिर करंट कम होते होते जब जीरो पर आ गया तो मैंने देखा स्टिल अभी भी वो मैग्नेटाइज है। अब मैं क्या करूं, अब फिर एक ही काम है कि मैं अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे वहां फोर्स लगाई, यहां करंट दूंगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स, जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दूंगा, इसका मतलब है कि अब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर देगा। अब जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगा ना, तो आप देखेंगे अब हमारे पास वो जो डोमेन्स जिन्होंने अपने आप को रोके रखा था, अलाइंड रही थी, अब वो भी दोबारा से डिसओरिएंट होना शुरू हो जाएंगी, और अब जाकर हमारे पास सारी डोमेन्स डिसओरिएंट हुई हैं और मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ। कब? जब करंट जीरो हो गया? नहीं, जब करंट जीरो होने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर देख रहे हैं पॉइंट ग्राफ के ऊपर कि यहां पर करंट जीरो है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड इतना मौजूद है, आप चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, करंट जीरो होने पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ तो नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, फिर आपके पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट आया जहां पर मैं करंट को अब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा, इसको नेगेटिव करंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो फिर हमारे पास करते करते ये वो पॉइंट आएगा जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, और ये वो एक्स्ट्रा करंट है जिसे मैं OC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये वो एक्स्ट्रा करंट है जो मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे इस साइकिल में देना पड़ा। ये जो एक्स्ट्रा करंट है इसे कहते हैं कोएर्सिव करंट, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोएर्सिविटी। तो याद रखिएगा, टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिवर्स्ड एंड इंक्रीज। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को बढ़ाना पड़ता है टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो, फिर जाकर वो चीज का जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो पर आती है। दिस इज नोन एज कोएर्सिव करंट, और इसको पॉइंट C से रिप्रेजेंट किया, इसे कोएर्सिव करंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात नोट की कि हमें चीज को इतना मैग्नेटाइज करने के लिए इतना करंट देना पड़ा 4 एम्पियर्स, लेकिन अब चीज का मैग्नेटिक फील्ड जीरो पर लाने के लिए हमें 4 एम्पियर्स का करंट देने के बावजूद थोड़ा सा और करंट देना पड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ। यानी जितना करंट मैग्नेटाइज कर रहा है उससे ज्यादा करंट डीमैग्नेटाइज कर रहा है। इसका मतलब आपका करंट जो है वो एक्स्ट्रा यूज हो रहा है डीमैग्नेटाइज होने के लिए, जिसका मतलब लॉस है। तो ये जो लॉस होगा इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल अब इस साइकिल को मैं कंप्लीट करता हूं, यहीं पर ही देख लेते हैं। इसी तरह से अब करंट मैं इसी डायरेक्शन में बढ़ाता रहूंगा तो डोमेन्स अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंट करती रहेंगी। तो इसको दोबारा एक दफा देख लेते हैं ताकि आप लोगों का ये साइकिल एक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, दोबारा से देखते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, उस वक्त आपकी डोमेन्स बिल्कुल अलाइंड नहीं थी, डिसओरिएंट थी, रैंडम डायरेक्शन में थी। आपने करंट बढ़ाया, डोमेन्स की डायरेक्शन जो है वो एक होती रही, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता रहा, यहां तक कि करंट मैक्सिमम हो गया और वो मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गया। सारी डोमेन्स आप देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गई। फिर आप करंट कम करना शुरू करेंगे, जैसे करंट कम करते करते आप जीरो पर आए, आपने देखा कि हमारी जो डोमेन्स हैं वो मुकम्मल तौर पर डिसओरिएंट नहीं हुई। तो फिर आपने क्या किया, करंट को अब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर दिया। जब करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर दिया तो अब जाकर हमारे पास ये डोमेन्स जो है वो डिसओरिएंट हुई, अब B जीरो होगा। लेकिन आप करंट को अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने दें, अब क्या होगा, जब करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने देंगे तो अब डोमेन्स फिर से अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और चीज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गई है, लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में सैचुरेटेड हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर इस
मैग्नेटिकली सैचुरेटेड डोमेन्स को दोबारा से डिसओरिएंट करने के लिए आपको करंट को दोबारा से जीरो करना पड़ेगा, लेकिन जब आप जीरो पर आएंगे फिर भी कुछ ना कुछ डोमेन्स जो है वो रह जाएंगी, फिर आपको डोमेन्स को दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को दोबारा से आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि डोमेन्स जो है वो फुली डीमैग्नेटाइज हो। तो अगर मैं इस पूरी चीज को आपको कुछ ऐसे दिखाऊं तो ये वो है एक साइकिल में किस तरह से डोमेन्स एक डायरेक्शन में ओरिएंट होती है, फिर अपने आप को दूसरी डायरेक्शन में ओरिएंट करती है। ये पूरा साइकिल आप लोग तेजी से देख लें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने ये जो ग्राफ है ये बना रहा हूं। तो अब जब करंट इस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, फिर सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर मैं करंट को जीरो करूंगा तो जीरो होते होते मैग्नेटिक फील्ड जीरो पर नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया वो पीछे रह जाएगा। फिर मुझे करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो जीरो पर आए, और फिर करंट में उधर ही बढ़ाता रहूंगा और हमारे पास ये ग्राफ आएगा इस तरह से। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें अगर हिस्टैरिसीस ना होता। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं अगर हिस्टैरिसीस ना होता। हिस्टैरिसीस का मतलब क्या है? अगर जिस रेट पर चीज मैग्नेटाइज हो रही है उसी रेट पर डीमैग्नेटाइज हो रही है, यानी कि करंट जब मैं जीरो करूंगा तो मैग्नेटाइजेशन भी जीरो पर आ जाए तो हिस्टैरिसीस नहीं होगा। अगर हिस्टैरिसीस ना होता तो जरा इमेजिन करें आपका ग्राफ मैग्नेटाइजेशन में ऐसा होता और उसी रेट पर डीमैग्नेटाइजेशन होती तो ऐसा ग्राफ बनता, और फिर हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बढ़ाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होगी, और फिर जब ऑपोजिट डायरेक्शन वाला करंट कम करना शुरू कर देंगे और जीरो पर आएंगे तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन भी जीरो पर आ जाएगी। आप देखेंगे इस सूरत में आपके पास कर्व आएगी, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास कोई लूप नहीं बना, ये एक कर्व है। ये कब होगा? अगर हिस्टैरिसीस ना होता। लेकिन आपने देखा हिस्टैरिसीस है, इसलिए जब हम हिस्टैरिसीस को देखें तो फिर हमारे पास जिस रेट पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उस रेट पर डीमैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा, और हमारे पास बजाय एक कर्व आने के हमारे पास एक लूप आता है। क्योंकि हिस्टैरिसीस की वजह से ग्राफ के ऊपर कर्व नहीं आई बल्कि लूप आ गया, इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो व्हाट इज हिस्टैरिसीस लूप? ग्राफ के ऊपर ये जो हमारे पास लूप आया है इसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप, क्योंकि वो हिस्टैरिसीस की वजह से आया। अगर हिस्टैरिसीस ना होता तो फिर हमारे पास ये लूप ना होता बल्कि कर्व होती। वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व नेवर पासेस थ्रू द ओरिजिन, इंस्टेड इट फॉर्म्स अ लूप कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। एक दफा ओरिजिन से काम स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उसके बाद वो ओरिजिन से ऊपर या ओरिजिन से नीचे से गुजरेगा, ओरिजिन में से पास नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कर्व की बजाय लूप आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये हिस्टैरिसीस लूप भी हो गया और कोएर्सिविटी मैंने आपके सामने पढ़ दी है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे पास ये है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट जो चीज को डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमारा यूज हुआ, ये लॉस है हमारा, तो इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्योंकि आपका जितना करंट मैग्नेटाइजेशन के लिए जरूरी है या यूज हो रहा है उससे ज्यादा डीमैग्नेटाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, इसे हम कहते हैं ये आपका लॉस है, और इसका नाम है हिस्टैरिसीस लॉस, क्योंकि हिस्टैरिसीस की वजह से आ रहा है। याद रखिएगा, ये जो लूप का एरिया है ना, सारा ये सारा एरिया, ये जो सारा एरिया है, ये एरिया बताता है कि कितना लॉस हुआ। ये एरिया बताता है कि कितना लॉस हुआ। तो याद रखिएगा हिस्टैरिसीस लॉस क्या है? द एरिया ऑफ द लूप, ये जो लूप का एरिया है, is a measure of the energy needed to magnetize and demagnetize the specimen during each cycle of the magnetizing current। ये एरिया आपको बता रहा है कि एक साइकिल में कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आपको डिसिपेट करने की पड़ेगी उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द डोमेन। मैंने आपको क्या बताया, डोमेन्स एक दफा अलाइंड हो जाए तो फिर वो चाहती हैं कि हम दोबारा से डिसओरिएंट ना हो, तो यहां पर वही कह रहे हैं। तो आप यूं समझ लें उनके एक इंटरनल फ्रिक्शन है जो उनको एक ही डायरेक्शन में जोड़े रखती है, तो उसके अगेंस्ट आपको काम करने के लिए वर्क करना पड़ता है जो एज ए हीट डिसिपेट होता है। इट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। तो उसकी वजह से हमारे पास वो स्पेसिमेन जो है वो गर्म हो जाएगा, वो जो हीट रिलीज हो रही है उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए, वो हिस्टैरिसीस लॉस है। और वो लॉस का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे? वो लॉस का अंदाजा लगाएंगे आप इस लूप के एरिया से। अब ये लूप का एरिया कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये समझाने के मैंने आपको दो एग्जांपल रखी हैं, वो दो एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी एग्जांपल्स हैं आयरन और स्टील। आयरन का जो कोएर्सिविटी है, ये देखिए, ये कोएर्सिविटी ये कम है, स्टील की जो कोएर्सिविटी आप देख रहे हैं वो ज्यादा है। तो इस वजह से मैं कहता हूं ये इसकी स्मॉल कोएर्सिविटी है, इसकी लार्ज कोएर्सिविटी है। अब जब कोएर्सिविटी किसी चीज की कम होगी तो उसका ग्राफ डेफिनेटली ऐसा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप कोएर्सिविटी बढ़ाते रहेंगे तो आप देखेंगे उसका लूप जो है उसका एरिया भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका स्मॉल कोएर्सिविटी की वजह से
हमारे पास ये जो लूप है उसका एरिया भी कम है, तो स्मॉल हिस्टैरिसीस लूप एरिया। जबकि यहाँ पर आप देखें क्योंकि इसकी कोर्सिविटी ज़्यादा है तो उसका लूप एरिया भी ज़्यादा है, तो लार्ज हिस्टैरिसीस लूप एरिया। अब एरिया क्या बताता है? एरिया बताता है कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ तो एरिया कम है, तो एरिया कम है तो इट इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज। यहाँ एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इसको एक दफा मैग्नेटाइज कर लिया तो इसको डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं है। तो डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज। जो चीज आसानी से मैग्नेटाइज और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए उसे हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। इसका ये मतलब नहीं कि वो हाथ लगाओ तो सॉफ्ट है, नहीं, मैग्नेटिकली वो सॉफ्ट है, यानी आसानी से बात मान जाता है, आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यानी इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। तो फिर इसको कहाँ यूज करना चाहिए? इट इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर आप लोग जानते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बार बार अपना साइकिल चेंज करेगा, मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज बार बार डीमैग्नेटाइज होगा। अब आप चाहते हैं इस दौरान एनर्जी जाया ना हो, तो फिर आप ऐसी चीज लेंगे जो आसानी से मैग्नेटाइज आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, और वो आयरन है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज किया जाता है। इसी तरह से इनको कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे स्टील है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो एक दफा मैग्नेटाइज हो जाए तो बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन जब मैग्नेटाइज हो जाए तो आसानी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होते। तो ऐसी चीजें तो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए काम आएंगी। जो आप घरों में मैग्नेट्स यूज करते हैं, स्पीकर के अंदर जो मैग्नेट्स होते हैं वो एक्चुअली इसी से बने होते हैं। स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।